हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट मॉक टेस्ट 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने चैनल पे 4 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया है फॉर योर एग्जाम। अगर आप थर्ड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो आपके होल सिलेबस के आधार पे ही ये मॉक टेस्ट मैं अपलोड कर रही हूँ। एंड आज की वीडियो में भी हम लोग 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप पहले की जितनी भी वीडियोज हैं आप सबने देखी होगी। कोई ऐसा है जिसने नहीं देखा है, पहली बार अगर आप में से कोई है जो चैनल पे विजिट कर रहा है तो लिंक मैं दे दूंगी आप सभी को क्रैश कोर्स का, जो शॉर्ट में कुछ वीडियोस हैं 10-11, वो आप देख सकते हो अपने लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पूरे 70 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और इनको समझेंगे। जहां जरूरत होगी वहां पे हम एक्स्ट्रा चीजें भी समझने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। और लास्ट बात और बताऊंगी कि टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हो अगर आपको पीडीएफ वगैरह इस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है। और ये जितने भी मॉक टेस्ट मैं करा रही हूँ सभी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो वहां पे भी आप जुड़ सकते हो। कमेंट सेक्शन में सभी चीजों का लिंक मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। फर्स्ट है मोर देन अ ईयर डैश सिंस आई कॉल्ड हिम। सही वर्ब बतानी है अकॉर्डिंग टू टेंस। आपको यहाँ पे बताना है हैव पास्ट आएगा, हैज पास्ट आएगा, इज आएगा या फिर हैज आएगा। तो आपको अगर आपको टेंसेस आपने पढ़े हैं तो आप इजिली इसको कर लोगे। लिखा हुआ है मोर देन अ ईयर डैश, तो हैव पास्ट आएगा, एक साल की बात हो रही है। अ ईयर है तो सिंगुलर में ही हम इसको लिखेंगे, हैव आएगा नहीं और पासिंग भी नहीं आएगा। यहाँ पे हैज पास्ट के साथ हम जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, मोर देन अ ईयर हैज पास्ट सिंस आई कॉल्ड हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रंजीत हैड कॉल्ड मी बिफोर ही डैश फॉर द शो। हैड लेफ्ट, हैज लेफ्ट, लेफ्ट या हैड बीन लेफ्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पास्ट टेंस में सेंटेंस को लिखा गया है और ये जो आप सेंटेंस देख रहे हो, दिस सेंटेंस इज रिटन इन पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है जहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज की गई है। सो पास्ट टेंस में यहाँ एक्शन दिया हुआ है एक, और जो दूसरा एक्शन है वो भी साइमल्टेनियसली पास्ट में ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट विल बी राइट आंसर। ठीक है, जहां पे भी दो एक्शन आपके पास्ट में दिए होते हैं तो वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे लेफ्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मोहन हैड बीन वॉकिंग 3 माइल्स अ डे बिफोर शी ब्रोक। मोहित हैड बीन वॉकिंग 3 माइल्स अ डे बिफोर ही ब्रोक हिज लेग। ठीक है, यहाँ पे हिज आएगा। तो मोहित जो है वो क्या कर रहा है, मोहित हैड बीन वॉकिंग 3 माइल्स अ डे बिफोर ही ब्रोक हिज लेग। यहाँ पे भी 2 एक्शंस साइमल्टेनियसली दिए हुए हैं और जो फर्स्ट आप एक्शन देख रहे हो वो क्या है, हैड बीन वॉकिंग है। तो पास्ट सिंपल होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो देखो बात यहाँ पे की गई है कि बिफोर, यानी कि इस काम से पहले जो एक्शन चल रहा था वो ये वाला चल रहा था कि वो 3 माइल चलता था पास्ट में, यानी कि जो एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो एक्शन आपका पहले है वो आपका आंसर यहाँ पे सिंपली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी करेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। शीना एंड हर सिस्टर डांस वेल। अब यहाँ पे शीना और उसकी बहन डांस अच्छा करते हैं, जहाँ पे एंड और वेल बताना है। तो यहाँ पे एंड जो है आप देखोगे कि एंड से आपके 2 सब्जेक्ट यहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये किस चीज का काम कर रहा है, 2 वाक्य, 2 सेंटेंस, 2 फ्रेज, 2 वर्ड, इस चीजों को अगर जोड़ने का काम कोई करे तो उसको कंजंक्शन कहा जाता है। सो एडवर्ब होगा नहीं फर्स्ट वाला, ना ही प्रेपोजिशन है, तो इन दोनों में से आंसर होगा। और शीना एंड हर सिस्टर डांस वेल, वो और उसकी बहन जो है डांस अच्छा करते हैं, यानी वेल जो है वो क्या है, उनके डांस बता रहा है कि वो डांस कैसा कर रहे हैं, मोडिफाई कर रहा है, यानी कि ये क्या है, एडजेक्टिव ना होके एडवर्ब का काम कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। यहाँ पे एज अ एडवर्ब वर्क किया गया है क्योंकि जो वर्ब है, जो डांस है, उसको यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि वो डांस कैसे कर रहे हैं, यानी एडवर्ब यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दिस इज अ डिप्रेसिंग टाइम टू बी लिविंग इन लंडन एज पीपल आर आर्गुइंग ओवर द इलेक्शन।
अब यहाँ पे डिप्रेसिंग वर्ड हाईलाइट किया गया है, क्या है? इंटरजेक्शन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा या नाउन होगा। सो दिस इज अ डिप्रेसिंग टाइम। यहाँ पे बोला गया कि भाई ये एक बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग टाइम है। टाइम के बारे में बताया गया है कि कैसा टाइम है, डिप्रेसिंग है, यानी कि ये एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 क्वेश्चन के लिए करेक्ट। एडजेक्टिव बेसिकली या तो नाउन या तो प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन या उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का या फिर इन दोनों को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव का होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई अगर कर रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। सो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आई सॉ अ वुमन वॉकिंग अलोंग द रोड। अब यहाँ पे अलोंग का आपको बताना है कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो अगर आपने पढ़ा हो तो अलोंग है या जैसे आता है टुवर्ड्स है, अलोंग है, अक्रॉस है, इस तरह के वर्ड्स क्या है सारे प्रेपोजिशन के अंदर आएंगे कि भाई वो चल रही थी कहाँ, अलोंग द रोड, रोड के साइड में चल रही थी। तो यहाँ पे ये पोजीशन बताने का काम कर रहा है, तो प्रेपोजिशन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है इट इज बिटवीन यू एंड मी। इट इज बिटवीन यू एंड मी, तो बिटवीन वर्ड यहाँ बताना है। तो इट इज बिटवीन यू एंड मी यानी तुम्हारे मेरे बीच में है। इट इज बिटवीन यू एंड मी यानी कि ये भी क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, बिटवीन बेसिकली दो सब्जेक्ट के बीच में यूज किया जाता है। जैसे दो सब्जेक्ट है, दो लोग हैं, तो उनके बीच बिटवीन यूज किया जाएगा। और अगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्लूरल की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे अमंग का यूज हम वहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, प्रेपोजिशन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका बनाना है। मनोज सेड टू मीरा डू नॉट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। अब इसमें आपको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं थोड़ा फास्ट ही करा रही हूँ। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें सेड टू दिया है, तो ये बात याद रखना कि कोई भी रिपोर्टिंग स्पीच अगर रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है, जैसे ये इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच है ये पूरा का पूरा यहाँ तक कॉमा तक। और जो ये आप इन्वर्टेड कॉमा में देखते हो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में हम चेंज कब लाते हैं, जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब क्या हो, पास्ट में हो। अगर मान लो यहाँ सेज होता, अगर यहाँ सेज होता या यहाँ पे विल होता, विल से होता, तो हम इसके टेंस में कोई भी बदलाव उस केस में नहीं करेंगे। यहाँ सेड टू है तो सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। ठीक है, तो सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मीरा, तो ये चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ठीक है, तो सेड टू आप ऐसे ही डिलीट कर दो यहाँ पे, क्योंकि सेड टू विल बी चेंज इन टोल्ड, टोल्ड में बदलेगा, बिकॉज यहाँ ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड कर देंगे। अब डू नॉट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इंपरेटिव वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे आदेश देने वाले जो सेंटेंस है, डू नॉट डू दिस, किसी को मना ही कर रहे हैं हम, तो डू नॉट जहां पे भी आपका आता है, डोंट आता है, वहां पे हम उसको चेंज करते हैं नॉट टू में। और जो बाकी का सेंटेंस होता है वो बिल्कुल हम उसको एज इट इज लिखते हैं, बिकॉज इंपरेटिव सेंटेंस में केवल डू नॉट वाले सेंटेंस में हम नॉट टू लिखते हैं, बाकी चीजें हम सेम रखते हैं। तो आप देख लो, मनोज टोल्ड मीरा नॉट टू ट्राई। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट टू दिया हुआ है थर्ड में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आपके पेपर में आता है तो डू नॉट वाले सेंटेंस को हम नॉट टू से स्टार्ट करते हैं, दैट नहीं लगेगा, ना ही कोई भी चेंज करेंगे टेंस में। बाकी का सेंटेंस जो होता है वो हम एज इट इज ही यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टीफन हॉकिंग सेड I would ask Einstein why he didn't believe in black holes। अब इसको हमें रिपोर्टेड स्पीच में करना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप एलिमिनेट इजिली कर लोगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है। तो यहाँ पे देखो सेट दिया है तो देख लेते हैं। स्टीफन हॉकिंग सेड आई वुड आस्क आइंस्टाइन। देखो पहले से ही वुड में दिया है। ठीक है, पहले से ही वुड में गिवन है, तो आंसर जो होगा हमारा वो भी वुड में ही होगा। याद रखना, अगर मान लो यहाँ विल होता तब हम चेंज करते वुड में, विल का वुड हो जाता है जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी वुड, कुड इस तरह का दिया है, माइट ऑलरेडी दिया है, कुड ऑलरेडी दिया है, तो हम वहां वुड का वुड ही लिखेंगे, वुड का विल उल्टा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ वुड दिया है यानी आंसर में भी वुड ही रहेगा।
ठीक है, हम चेंज नहीं करेंगे। आई वुड आस्क आइंस्टाइन व्हाई ही डिडंट बिलीव, अब ही है यहाँ पे, ठीक है, तो देख लेते क्या होगा। स्टीफन हॉकिंग आंसर्ड होगा तो आंसर नहीं होगा, कोई आंसर नहीं कर रहा है। स्टीफन हॉकिंग सेड दैट ही वुड हैव होगा, या फिर ही विल, तो विल होगा नहीं, मैंने जैसे बोला कि विल नहीं लिखेंगे, तो यहाँ आंसर जो होगा वो डी वाला करेक्ट है। स्टीफन हॉकिंग सेड दैट करेंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लिखते हैं, तो सेड के बाद लिखा हमने दैट, और उसके बाद है आई है यहाँ पे, तो आई क्या है आपका, आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा SON वाला, कि अगर आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर दिया हुआ है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ध्यान से समझना, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इधर दिया है इन्वर्टेड कॉमा में, तो इसको हम चेंज किसके अनुसार करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, इसलिए यहाँ पे S लिखा हुआ है। तो आई की जगह यहाँ आई है तो हम देखेंगे कि यहाँ स्टीफन हॉकिंग दिया है, तो यानी कि ही आएगा, ठीक है, तो हमने ही में चेंज किया। और उसके बाद यहाँ पे वुड का वुड ही लिखेंगे, आस्क का आस्क लिखेंगे, आइंस्टाइन का आइंस्टाइन लिखेंगे, व्हाई ही डिडंट। अब देखो यहाँ डिडंट दिया हुआ है, अब ये भी देखो यहाँ पे डिड नॉट दिया है, यानी पास्ट सिंपल है, तो हमें टेंस में भी चेंज करना है। तो पास्ट सिंपल जो टेंस होता है वो ऑलवेज किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। टेंस का चार्ट थोड़ा सा आप पढ़ लेना, तो पास्ट सिंपल अगर होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे ही डिडंट बिलीव दिया हुआ है तो ही हैड नॉट बिलीव्ड हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आएगा, इसको भी चेंज करने का बहुत ही बेसिक सा रूल होता है कि टेंस में चेंज तो हम लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन अगर कहीं पे व्हाट या हाउ वाले सेंटेंस दिए हुए हैं तो उसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे शी सेड दैट का दैट लिखेंगे, उसके बाद व्हाट अ दैट इट वॉज हो जाएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, डी होगा, ठीक है। शी सेड का यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है तो सेड नहीं लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज। अब व्हाट अ ब्यूटीफुल है तो यहाँ पास्ट में हो गया, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, क्या यहाँ आना चाहिए। तो कंडीशनल में 4 टाइप के कंडीशनल मैंने बार बार डिस्कस किया है अभी तक, मॉक टेस्ट में भी मैंने काफी क्वेश्चन कराए हैं, उसी के आधार पे करना है। इफ द सोल्जर्स स्टे अवेक, अब जो इफ क्लॉज है, एक होता है इफ क्लॉज, एक होता है मेन क्लॉज, दोनों का आपको पैटर्न स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए। इफ द सोल्जर्स स्टे अवेक, अब ये आप देखो इफ क्लॉज कौन से टेंस में है, पहले ये देखो आप, तो ये आपका किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपका इफ क्लॉज दिया हुआ है। तो अब बताओ कि आपका कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है जहां पे एक जो होता है पार्ट वो सिंपल में होता है, तो थर्ड वाला नहीं होगा बिकॉज दोनों पास्ट में होते हैं, सेकेंड वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कंडीशनल में ये लिखा गया है, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट कंडीशनल में क्या था, इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो जो मेन क्लॉज होगा वो किस में होता है, फ्यूचर में होता है, यानी कि विल यहाँ आएगा फ्यूचर में अगर है तो अब आप देख लो वुड होगा नहीं, कुड होगा नहीं, आंसर क्या हुआ इसका, ए हुआ। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल क्या जानना जरूरी था, केवल आपको कंडीशनल का स्ट्रक्चर जानना जरूरी था। मैंने पहले ये देखा कि इफ क्लॉज अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप मेन क्लॉज में क्या लगाओगे, फ्यूचर ही लगाओगे, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इसको लिखा गया है, ठीक है। तो ये सबका अपना अपना तरीका होता है गाइस, क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्वेश्चन को किस तरह से इजी बनाना है, ठीक है। तो जो मेरा तरीका है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप अपने तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला है, आई वुड हैव टोल्ड राम द न्यूज सूनर इफ ही वेंट टू मीट, या इफ यू टोल्ड मी, इफ आई कॉल हिम, या इफ आई हैड सीन हिम। इसमें भी कंडीशनल सेंटेंस में आपको इसको कंप्लीट करना है बेस्ड ऑन योर कंडीशनल्स, ठीक है। तो अब देखो पहले किसमें दिया हुआ है, यहाँ पे आपका मेन क्लॉज किसमें दिया हुआ है, ये मेन क्लॉज है, इफ क्लॉज नहीं है। मेन क्लॉज दिया हुआ है कि आई वुड हैव, वुड दिया है, वुड के साथ दिया है हैव, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है टोल्ड। तो ये वुड हैव और वो B3 जो है हमने थर्ड कंडीशनल में ही पढ़ा है। थर्ड कंडीशनल में आपका जहाँ पे पास्ट परफेक्ट में होता है पहला वाला,
तो यानी कि यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट ही आएगा, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट बनेगा, आई वुड हैव टोल्ड राम द न्यूज सूनर इफ आई हैड सीन हिम। ठीक है, हैड प्लस V3 यहाँ पे आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऐसे ही करके देखना है कौन सा टेंस है, और उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को देख सकते हो कंडीशनल के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, इफ योर कंप्यूटर डैश यू विल लूज अनसेव्ड वर्क। अब इसमें आपको बताना है कंडीशनल्स के अकॉर्डिंग सही वर्क क्या आनी चाहिए। इफ योर कंप्यूटर डैश इफ यू विल, अब देखो विल दिया हुआ है मेन क्लॉज, तो विल मैंने अभी बताया कि फ्यूचर टेंस अगर यहां दिया है तो इधर क्या आएगा, मतलब इधर क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में ये दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ फ्यूचर है तो यहाँ क्या आएगा, इस तरफ प्रेजेंट सिंपल आएगा। प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, क्रैशेस आएगा। इफ योर कंप्यूटर क्रैशेस, अब सिंगुलर है तो एस आ गया। ठीक है, तो ये भी इस बात का ध्यान भी रखना है कि SES कहाँ लगेगा। करेक्ट आंसर क्या बना इसका, 13 का ए बना। ठीक है, आई होप कि समझ आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के लाइव क्लास में मैं जो लूंगी लाइव क्लास, उसमें मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, चलो आगे है, इफ यू बिहेव्ड मोर पोलाइटली दे डैश यू, दे मे हेल्प यू, दे माइट हैव हेल्प, या फिर हेल्प। तो देखो ये क्वेश्चन आपका मॉडल में भी आ सकता है, मतलब मॉडल आपको लग रहा हो कि मॉडल का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्लॉजेस कहीं ना कहीं ये कंडीशनल का भी क्वेश्चन है ना। और आप देखो कि यहाँ इफ क्लॉज दिया है, इफ यू बिहेव्ड मोर पोलाइटली। ठीक है, इफ यू बिहेव्ड दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइट हेल्प होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ये जो आपका कंडीशनल है ये सेकंड कंडीशनल में दिया हुआ है, जहां पे आप देखोगे कि ये पास्ट में है, पास्ट सिंपल दिया हुआ है इफ यू बिहेव्ड। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, इधर आपका जैसे कि वुड प्लस वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो आपका यहाँ आ जाता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हो उसको, जैसे वुड आ गया, माइट आ गया, कुड आ गया, कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइट हेल्प हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। वॉइस बताना है, यू मस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। अब इसमें आपको एक्टिव पैसिव, इसका पैसिव बनाना है आपको। तो मस्ट वाला सेंटेंस दिया हुआ है, अलग अलग पैटर्न होता है इन वाक्यों को करने का। ठीक है, तो मस्ट वाला सेंटेंस है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दो। ठीक है, ये तो पता ही होगा अभी तक। यू मस्ट साइन वॉट, अब देखो वॉट और whom का आंसर जो देता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो यू मस्ट साइन के बाद ये जो वर्ब है साइन, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यू मस्ट साइन वॉट, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन ये होती है कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं कि लास्ट वाला यहाँ पे जो लिखा होता है उसी को लिख देते हैं और उनका क्वेश्चन हो जाता है गलत। आपको देखना है सेंटेंस में व्हाट और whom का आंसर कौन दे रहा है। तो यू मस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट इधर आ गया पहले। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद यू मस्ट दिया हुआ है, तो जो भी मस्ट वाला सेंटेंस कोई भी होता है वहां पे हम मस्ट का मस्ट ही लिखते हैं। और आपको पता है कि पैसिव बनाने के लिए जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो ऑलवेज पैसिव सेंटेंसेस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही लिखे होते हैं, नो मैटर व्हाट। तो अब आप बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, बी की फॉर्म देखो, तो मस्ट भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 के लिए डी हो जाएगा, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साइंड। अगर मस्ट वाला सेंटेंस कोई भी देता है, मस्ट साइन इस तरह से, तो आपका वहां पे मस्ट के साथ बी आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यही है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगाई गई है। जैसे कि मैंने बोला कि पैसिव ऑलवेज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है, बी की फॉर्म कोई भी हो सकती है, और मस्ट वाले सेंटेंस में जो बी की फॉर्म है उसमें हम बी का बी ही लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, मैं केवल आपको इजी करने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए इनको याद रखने में क्वेश्चन करते समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मे यू बी ब्लेस्ड विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अब ये सेंटेंस आपका ऑलरेडी पैसिव में गिवन है। क्योंकि पैसिव में क्यों गिवन है, क्योंकि आप देखो यहाँ बी ब्लेस्ड दिया हुआ है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, यानी कि ये पैसिव है। अब इसको एक्टिव करना है तो इसका एक्टिव क्या बनेगा, मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ऑप्शन बी इसका सिंपली राइट हो जाएगा। जहां पे भी मे वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू दिया है तो मे यू बी ब्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द लास्ट मोमेंट अ फायरमैन पुल्ड आउट मनोहर फ्रॉम द बर्निंग बस। अब इसका हमें बताना है क्या होना चाहिए, पैसिव एक्टिव पैसिव इसका, तो देख लेते हैं। एट द लास्ट मोमेंट ये तो सेम रहेगा। अब अ फायरमैन पुल्ड आउट हुम, किसको पुल्ड आउट किया, यहाँ पे हुम का आंसर मिल रहा है यानी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज व्हाट या हुम का आंसर करता है। तो अ फायरमैन पुल्ड आउट, किसको पुल्ड आउट किया, मनोहर को। मनोहर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा नहीं, यहाँ पे अ फायरमैन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब मनोहर हैड बीन होगा, वॉज पुलिंग होगा या वॉज पुल्ड होगा। तो देखो यहाँ पे आपको टेंस का भी याद रखना है, मतलब आपको ये याद रखना है कि अगर पास्ट सिंपल में है, सेंटेंस किस में है, एक्टिव का पास्ट सिंपल में है, तो वहां पर पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कंफ्यूज होके यहाँ पे गलत नहीं करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा था, वो गलती इधर नहीं करनी है। जब हम एक्टिव पैसिव करते हैं तो पास्ट सिंपल जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म जहां यूज होती है वहां हम वॉज या वर लगाते हैं, बी की फॉर्म में वॉज या वर लगाते हैं और उसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करके सेंटेंस को लिखते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना आपको पता है। तो बेसिक बात है कि पास्ट सिंपल है तो सिंपल देखो कि वॉज कहाँ है, वर कहाँ है। तो मनोहर है तो मनोहर के साथ आ गया वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई पुल्ड, और उसके बाद बाकी चीजें सेम लिखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बना 17 क्वेश्चन के लिए, डी बना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है स्विच ऑन द कूलर। अब इसको चेंज करना है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपेरेटिव काइंड ऑफ है, आप किसी को एक आदेश दे रहे हो स्विच ऑन करने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस का पैटर्न होता है कि हम वहां पे लेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो स्विच ऑन द कूलर। अब स्विच ऑन दिया है, इसके पास ऑब्जेक्ट क्या है, कूलर है, तो द कूलर हो जाएगा इधर। तो उससे पहले हम ऑलवेज लेट लगाते हैं, लेट के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम बी लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ये एक पैटर्न है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लेट द कूलर बी स्विच्ड ऑन, ठीक है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे मैंने बोला, तो यहाँ बी प्लस बी3 आ गया। और लेट हम ऑलवेज इन सेंटेंसेस में लगाते हैं, जब भी हम किसी को कोई आदेश दे रहे हैं, जैसे इसने आदेश दिया है स्विच ऑन करने के लिए, तो वहां हम लेट से स्टार्ट करते हैं। आप जब क्वेश्चंस करोगे इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो ऑप्शन आप देख लेना, आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑलवेज वी यूज ऑलवेज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डिड ही बाय अ कार। अब यहाँ पे डिड ही बाय अ कार दिया है, अब इसको आपको पैसिव करना है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और उसको हमें पैसिव करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये देखो कि किस में दिया है, ये डिड ही, डिड दिया है, बाय दिया है, यानी पास्ट सिंपल टेंस है ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल टेंस में है। और पास्ट सिंपल में बी की फॉर्म मैंने क्या बताया था, या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा और उसके साथ बी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो अब चार ऑप्शन में डिड दिया है, यहाँ भी डिड है, ये होगा नहीं बिकॉज वॉज वर आएगा, तो पहले आएगा अकार, ठीक है। लेकिन ये इंटरोगेटिव में है तो वॉज हम पहले लिखते हैं। ऑलवेज याद रखना इंटरोगेटिव सेंटेंस में वॉज पहले आ जाएगी, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो यहाँ पे वॉज अ कार बॉट बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए ए वाला नहीं होगा, क्योंकि ए वाले में फुल स्टॉप लगा है, ठीक। तो यहाँ डी होगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड शी सेड। अब इसको बताना है आपको, व्हाट हैपेंड शी सेड। इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, शी क्वेश्चनड ऑन द हैपनिंग, शी आस्क्ड व्हाट हैपेंड, शी आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड, या फिर शी आस्क्ड व्हाट वाज हैपनिंग। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, शी सेड दिया है, ओके। अब शी सेड तो दिया है लेकिन क्वेश्चन भी तो पूछ रही है वो, जहां पे आप क्वेश्चन पूछते हो वहां आस्क्ड हो जाता है, शी आस्क्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रही है तो आस्क्ड हो जाएगा, तो क्वेश्चन होगा नहीं यहां पर, शी आस्क्ड। अब ये किस टेंस में है, आप टेंस देखिए कि कौन सा टेंस है, ये पास्ट में है। व्हाट हैपेंड पास्ट सिंपल टेंस में दिया हुआ है, तो पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग
जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, पास्ट सिंपल को चेंज करते हैं ऑलवेज पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अब देख लो कि इसका पास्ट परफेक्ट किधर है, व्हाट हैपेंड, हैड हैपेंड या वाज हैपनिंग, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक, तो टेंस का आपको यही समझना है, पास्ट सिंपल में अगर है तो पास्ट परफेक्ट कर दो, ठीक है। और अगर हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं वहां वॉज वर आता है, वो अलग केस है, ये अलग केस होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करना है सेंटेंस का, फटाफट से देखते हैं। दिस इज ऑल आई वॉन्ट, इसको नेगेटिव आपको करना है, तो नॉट ऑल आई वॉन्ट दिस। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस करना तो है, लेकिन ये याद रखना कि इनका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, इनका सेंस वही होना चाहिए। अगर आप इसको नेगेटिव कर रहे हो तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए करते समय। जैसे मैंने बोला कि दिस इज ऑल आई वॉन्ट, यही है जो मुझे चाहिए, मतलब अब मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इसका मतलब। तो नॉट ऑल आई वॉन्ट दिस ये होगा नहीं, ऑल आई वॉन्ट इज नॉट दिस ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेनी पीपल वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, मेनी पीपल वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड। अब इसको हमें बनाना है किसमें, नेगेटिव में बनाना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मेनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड इजंट इट, तो हमें नेगेटिव में करना है, तो यहाँ पे नॉट मेनी पीपल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नॉट मेनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ अमिताभ बच्चन। अब इसको बताना है क्वेश्चन पूछने के लिए, मतलब एक सिंपल सेंटेंस आपका असर्टिव में दिया हुआ है, इसको हमें इंटेरोगेटिव बनाना है जो क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ अमिताभ बच्चन, हर किसी ने उनके बारे में सुना है, तो हैज एवरीबडी हर्ड ऑफ, या फिर इजंट दैट एवरीबडी, एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ, या फिर अमिताभ बच्चन इज नोन टू ऑल इजंट इट। तो एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ है तो हैज एवरीबडी हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, हैज एवरीबडी हर्ड ऑफ अमिताभ बच्चन। इसको हमने क्या किया, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछने के लिए चेंज कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए हो गया करेक्ट। आगे है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव, इसको भी इंटरोगेटिव में करना है। अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च हैज बीन डन ऑन द साइंस प्रोजेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। अब यहाँ हमें इंटरोगेटिव बनाना था सेंटेंस को, तो अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च हैज बीन डन है तो हैज हम पहले लगाएंगे, तो यहाँ पे द होगा नहीं, मच होगा नहीं। अब है हैज मच रिसर्च या फिर हैज द साइंस प्रोजेक्ट, तो ये बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे ऑप्शन ए होगा कि हैज मच रिसर्च बीन डन ऑन द साइंस प्रोजेक्ट, तो ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट कहता है नो वन स्पेंड्स मनी द वे यू डू। अब द वे यू डू में कौन सा क्लॉज है, क्लॉजेस एनालिसिस करके आपका सिलेबस में जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कौन सा क्लॉज होगा यहाँ पे, फटाफट से देखेंगे। तो यहाँ पे है कि नो वन स्पेंड्स मनी द वे यू डू, सो क्या होना चाहिए। अब देखो मनी स्पेंड करने की बात हो रही है कि कोई भी तुम्हारे जैसा मनी स्पेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, स्पेंड, मनी स्पेंड करने की बात की जा रही है कि वो पैसे खर्च करता है कैसे, द वे यू डू, मतलब नो वन स्पेंड्स मनी द वे यू डू, जिस तरह से तुम पैसे खर्च करते हो। यानी यहाँ पे कोई जो एक्शन है, कोई जो वर्ब है, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है कि वो कैसे कर रहा है, ठीक है। यानी ये जो क्लॉज हुआ वो किसके अंदर आएगा, एडवर्ब क्लॉज के अंदर आएगा, एडवर्बियल क्लॉज भी इसको कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 क्वेश्चन के लिए करेक्ट, ठीक है, कि वो पैसे खर्च कर रहा है किस कैसे, द वे यू डू। तो जो एक मैनर है वो बताया जा रहा है यहाँ पे। एडवर्बियल क्लॉज क्या होते हैं, जो एज अ एडवर्ब सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। एडवर्ब या तो वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, या एडवर्ब खुद एडवर्ब मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो गया इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ही डजंट नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू नाउ। ही डजंट नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू नाउ, तो यहाँ पे नाउन होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा। तो वर्ब क्लॉज कोई भी क्लॉज नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब ही डजंट नो, ही डजंट नो वो नहीं जानता, वो क्या नहीं जानता, व्हाट ही इज गोइंग टू डू नाउ, यानी यहाँ पे ये एज अ ऑब्जेक्ट
यूज हुआ है। ही डजंट नो व्हाट, है ना, तो ही डजंट नो, वो नहीं जानता कि वो अब क्या करने जा रहा है, यानी एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने नाउन को यूज किया है। तो ये आंसर, यहाँ पे आंसर क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। ये क्या है, एक नाउन क्लॉज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिकॉज द ट्रॉपिकल स्टॉर्म गेन्ड स्ट्रेंथ आवर फ्लाइट टू ब्राजील वाज कैंसिल्ड। अब डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है इसमें पूरे सेंटेंस में, वो आपको बताना है। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो पहले तो आपको डिपेंडेंट पता होना चाहिए इसमें कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है। आप देखोगे दो सेंटेंसेस अलग अलग हैं यहाँ पे दिए हुए। एक है जो कंप्लीट मीनिंग को बता रहा है, जैसे यहाँ दिया है कि आवर फ्लाइट टू ब्राजील वॉज कैंसिल्ड। ये जो है पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट थॉट को बता रहा है ये सेंटेंस, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा सेंटेंस है कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, कंप्लीट थॉट है, मीनिंग समझ आ रहा है। लेकिन इधर अगर आप देखो, बिकॉज दिया है, बिकॉज द ट्रॉपिकल स्टॉर्म, क्योंकि ट्रॉपिकल स्टॉर्म गेन स्ट्रेंथ कर रहे थे, स्टॉर्म आ गया, यानी कि ये बात पूरी नहीं हुई है। ये तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको जरूरत थी इंडिपेंडेंट क्लॉज की। अगर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज में हटा दूं तो इसका कोई मीनिंग नहीं बचेगा, या फिर पूरा थॉट आपको नहीं पता चलेगा। तो डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, यहाँ पे फर्स्ट वाला है। अब फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग बताना है तो ये होगा नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज आपका बिकॉज वाला है। तो बिकॉज में एडजेक्टिव क्लॉज है या ये एडवर्ब क्लॉज है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कारण बताया गया है, एक रीजन बताया जा रहा है, क्योंकि जो स्टॉर्म है वो आ गया, यानी ये रीजन बता रहा है, एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। ऑप्शन क्या होगा 27 के लिए, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आई विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स दैट यू डिड। अब दैट यू डिड क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आई विल नॉट द मिस्टेक्स, मैं सेम मिस्टेक नहीं करूंगी दैट यू डिड, जो तुमने किया। यानी कि ये जो दैट है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है, मिस्टेक्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि वो गलतियां जो तुमने की, यानी उन गलतियों के बारे में बताया जा रहा है कि जो तुमने की है। मिस्टेक्स क्या है, एज अ नाउन है ये, तो इसको मॉडिफाई कर रहा है दैट यू डिड, यानी ये एडजेक्टिव के अंदर आएगा। ठीक है, तो देखो कभी कभी दैट वाले जो सेंटेंस आप देखोगे, बट, दैट, इस तरह के वर्ड्स हैं, वो नाउन में भी आते हैं और वो एडजेक्टिव में भी आते हैं। लेकिन आपको डिफरेंस कैसे समझना है, नाउन या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है, किसी के बारे में, या किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे आई विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स, मिस्टेक्स के बारे में ही बोला गया है कि जो तुमने की है, यानी मिस्टेक्स को मॉडिफाई किया जा रहा है। आंसर होगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, आई होप कि ये समझ आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मिसेस एनी अलॉन्ग विद हर कलीग्स डैश माई फाइनेंशियल एडवाइजर। तो 29 क्वेश्चन में आपको सही सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट बताना है, क्या आएगा। तो यहाँ आप देखोगे कि अलॉन्ग विद से सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। मिसेस अनी फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसके बाद उसके कलीग सेकंड सब्जेक्ट है, तो अलॉन्ग विद है। या फिर अगर यहाँ पे एज वेल एज आता, या फिर यहाँ पे आता टुगेदर विद, या फिर आता यहाँ पे विद, या फिर आता अकम्पनीड बाय, या फिर बिसाइड्स आ जाता, एक्सेप्ट आ जाता। इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारे, तो यहाँ हम ऑलवेज फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं, यानी कि हम आंसर किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट दिया है, हम देखेंगे पहला वाला सब्जेक्ट। पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लिख दो, प्लूरल है तो प्लूरल लिख दो। तो मिसेस अनी जो है वो सिंगुलर है तो इज आएगा। ठीक है, इज माई फाइनेंशियल एडवाइजर, तो यहाँ ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। ठीक है, तो वही आपको देखना है कि पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। और वर्ड्स क्या होंगे, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय। इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो वहां पे हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। नेक्स्ट है, हैम एंड चीज डैश माई यूजुअल मील फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर, हैड बीन, आर या इज। तो ये भी आपका सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट है। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं। आपको पता होगा कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, या दो से ज्यादा सब्जेक्ट है एंड से जुड़े हैं, तो ऑलवेज प्लूरल होती है, प्लूरल वर्ब होती है। जैसे मैं बोलूँ कि राम एंड श्याम, तो हम वहां प्लूरल वर्ब लगाएंगे।
लेकिन अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और अगर वो एक सिंगल चीज की बात कर रहे हो, कोई एक चीज की बात हो रही है, वो एज अ यूनिट एक चीज की बात कर रहे हैं, वहां हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे हैम एंड चीज, दाल एंड चावल, इडली एंड सांभर, ब्रेड एंड बटर, इनको हम ये एज अ यूनिट ही बोलते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, हम इडली और सांभर अलग अलग नहीं बोलते हैं। उस केस में हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्योंकि वो एज अ यूनिट हम यूज करते हैं। तो इसका डी आंसर हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है ईदर द मेन और दोज विमेन डैश द डिसीजन एट द ज्यूरी। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट जुड़े हैं ईदर और से, ईदर और, या फिर आ जाएगा नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, या फिर और आ गया। इनसे अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं तो ऑलवेज आप देखोगे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, नियरेस्ट यानी सबसे पास वाला सब्जेक्ट क्या है। तो पास में यहाँ पे क्या है, वुमेन है। वुमेन जो है इसका प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, वुमेन का विमेन हो जाता है, तो प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वहां पे प्लूरल ही वर्ब लिखेंगे, एस नहीं आएगा इसका मतलब, तो अप्रूव हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, तो एस का भी ध्यान रखना है। प्लूरल है तो प्लूरल देख के एस नहीं लगाते। जहां पे सिंगुलर वर्ब होती है उनके साथ एस लगता है वर्ब के पीछे, अदरवाइज नहीं लगता है। ठीक है, तो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, इसमें पास वाला सब्जेक्ट देखो, पास वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है आई थिंक आई डैश हैव फेल्ड द टेस्ट बट आई एम नॉट श्योर। अब यहाँ पे ये श्योर नहीं है कि आई डैश, ऑट टू, माइट, शैल या मे। तो जहां पे आप देखोगे कि पॉसिबिलिटीज बहुत कम आ रही है, वो श्योर नहीं है, श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, वहां हम माइट का यूज करते हैं। तो आई थिंक आई माइट हैव, ठीक है, यहाँ माइट हैव हो जाएगा, मे का माइट हैव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश एनीबडी अटेंड द लेक्चर और इट इज जस्ट फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। सो विल होगा, या फिर कैन होगा, मस्ट होगा, या कुड होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कैन एनीबडी अटेंड द लेक्चर और इज जस्ट फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फॉर्मली अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहां हम कैन लगाते हैं। कुड का यूज भी हम लगाते हैं, लेकिन वो हम बहुत ज्यादा पोलाइट बहुत किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कुड का यूज करते हैं। कुड का यूज हम पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए भी करते हैं। ठीक है, और कैन का यूज हम परमिशन लेने के लिए, इनफॉर्मली परमिशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आई मस्ट बी एट वर्क एट 9 o'clock एवरी डे सो आई डैश वेक अप एट 6 o'clock। अब करेक्ट यहाँ पे बताना है, हैव टू, मे, मस्ट, शुड क्या आना चाहिए। आई मस्ट बी, यहाँ पे मस्ट यूज हुआ है कि भाई मुझे 9 बजे वर्क रोज करना ही है, सो आई हैव टू हो जाएगा, तो मुझे उठना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू वेक अप एट 6 o'clock। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते। मिसेज शर्मा मेड द चिल्ड्रन पिक डैश ऑल द रबिश। मिसेज शर्मा मेड द चिल्ड्रन पिक, इन होगा, पिक अप, पिक डाउन, या पिक ओवर। तो 35 क्वेश्चन के लिए ये तो इजी होगा आई थिंक। अगर आप ऐसे भी देखोगे तो उठाना है ना, रबिश, वो कोई रबिश है, रबिश मतलब पूरा कचरा उठाने के लिए बोल रही है, तो यहाँ पिकअप हो जाएगा। ठीक है, पिकअप करना, पिकअप मीन्स पिकअप जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब है उठाना, है ना, पिकअप करना, जैसे कॉल पिकअप करते हैं उस तरीके से। तो यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैट जम्प्ड डैश द टेबल। इसमें करेक्ट प्रेपोजिशन क्या आना चाहिए, ऑन, अपॉन, इन या अबव। तो कैट जो है वो जंप कर रही है टेबल पे। ठीक है, यानी कि आप कोई किसी स्थिति को दिखा रहे हो। ठीक है, तो इन होगा नहीं, इन दी टेबल नहीं होगा। इन का मतलब होता है कि जैसे कोई अंदर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई रूम में आया तो वहां पे हम, जैसे मान लो कि कोई रूम में ऑलरेडी बैठा हुआ है तो मैं बोलूंगी कि ही इज इन दी रूम, ही इज इन दी रूम। और अगर कोई रूम में चल के आ रहा है, मान लो ये बाहर था, बाहर से अंदर आया है, तो मैं लिखूंगी ही केम इनटू द रूम, वो रूम में आया। तो इन का मतलब है पहले से ही वो उसमें था, और इनटू का मतलब है कि वो आया चल के, तो यहाँ इन होगा नहीं। अबव भी नहीं होगा। अबव का मतलब होता है, अबव का मतलब बेसिकली हम ऊपर, ऊंचाई के सेंस में, हाइट के सेंस में करते हैं। जैसे वर्टिकली हमारे हाइट में क्या चीज है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऊंचाई के लिए हम अबव यूज करते हैं।
जैसे अबव द क्लाउड, ठीक है, बादलों के ऊपर कोई चीज है। यहाँ पे सरफेस पे टच की बात हो रही है, तो या तो ऑन होगा या अपॉन होगा। अब इसमें एक डिफरेंस याद रखना कि एक टेबल पे मान लो कोई चीज पहले से रखी है, पहले से कोई बॉल रखी है, मोशन में है, मतलब पहले से स्थिर है वो, ठीक है, तो वहां हम ऑन लिखते हैं। और अगर कोई कोई ऐसी चीज है जो अभी अभी टेबल पे आई है, मतलब मान लो ये बॉल नहीं थी, अब इस बॉल को मैंने फेंका और ये टेबल पे आ गई, ये यहाँ पे हो जाएगा अपॉन। तो अपॉन में बेसिकली यहाँ क्या होता है कि गतिशील होते हैं, गति आ जाती है, यहाँ पे स्थिरता थी। तो कैट जो है वो जंप करके आई है टेबल पे, यानी अपॉन हो जाएगा। कैट कैसे आई है, जंप करके आई है। तो ऑन अपॉन का यही डिफरेंस है, कोई चीज पहले से रखी है उस अवस्था में ऑन ऑन लगाएंगे, और अगर कोई मोशन दिख रहा है वहां पे, जैसे वो जंप करके टेबल पे बैठी है यानी मोशन पहले हुआ, तो अपॉन वहां पे हम लगाते हैं। तो ये डिफरेंस है प्रेपोजिशन का ऑन अपॉन में। और इन इनटू मैंने बता दिया क्या डिफरेंस होता है इन और इनटू में। इन मतलब वो पहले से था, और इनटू मतलब कि वो चल के भी रूम में आया है, तो इनटू लिख दो, ठीक है। या वो जंप कर रहा है वॉल में, कुएं में, तो इनटू हो गया, इन नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल आंसर इसका क्या था, बी था। नेक्स्ट है द चिपको मूवमेंट इन द 70s डैश अ बिग चेंज इन एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। तो अब यहां बताना है चेकड आउट होगा, ब्रॉट अबाउट है, ब्रोक डाउन है, या ब्रॉट अप है। सो करेक्ट फ्रेजल वर्ब बताना है यहाँ पे। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, है ना। डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है, मे बी आप लोगों को नहीं पता होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को फ्रेजल वर्ब याद ही रह जाए, क्योंकि फ्रेजल वर्ब ऐसी चीज है जितना पढ़ लो उतना कम। तो आइए इसको करते हैं कोशिश सभी को जानने की। तो देखो सबसे पहले यहाँ है चिपको मूवमेंट आया, तो चेकड आउट, पहली बात ये वाला जो ब्रॉट अप होता है इसका मतलब होता है ग्रो होना। ब्रॉट अप, जैसे मैं बोलूँ कि आई ब्रॉट अप इन दिल्ली, मैं दिल्ली में ही ब्रॉट अप हुई हूँ, यानी शुरू से दिल्ली में ग्रो हुई हूँ, बड़ी हुई। तो उस केस में हम ब्रॉट अप यूज करते हैं। जैसे आई ब्रॉट अप इन विलेज, आई ब्रॉट अप इन दिल्ली, आई ब्रॉट अप इन मुंबई। ब्रॉट अप मतलब रेज होना वहां पे, ठीक है। ब्रोक डाउन का मतलब है कि जैसे कोई किसी की इमोशंस निकल रहे हैं, वहां पे ब्रोक डाउन हम कई बार यूज करते हैं, टूट जाना। ब्रोक डाउन मतलब काफी सारे केसेस में ब्रोक डाउन यूज होता है, जैसे अभी कोई रोने लग जाता है अचानक से किसी के आगे, तो वो ब्रोक डाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे चेकड आउट भी नहीं होगा, यहाँ ब्रॉट अबाउट होगा। ब्रॉट अबाउट का मतलब होता है कि टू कॉज समथिंग टू हैपन, कोई चीज है, कोई कारण है, ठीक है, किसी चीज की वजह से कोई चेंज आया। तो यहाँ पे जो चिपको मूवमेंट था वो चेंज लेके आया, तो यहाँ पे ब्रॉट अबाउट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रॉट अबाउट। ठीक, आगे बढ़ते अगले पे। नेक्स्ट है यहाँ पे वाइल क्लीनिंग द एटिक, एक मिनट, वाइल क्लीनिंग द एटिक आई फाउंड बाय चांस। अब यहाँ पे ये जो अंडरलाइन वर्ड है आई फाउंड बाय चांस, इसके लिए सही फ्रेजल वर्ब क्या होगा वो हमें बताना है। तो अगर कोई चीज बाय चांस हमें मिलती है तो उसको हम केम अक्रॉस कहेंगे, मतलब हम किस चीज बाय चांस कोई चीज हमें मिली। केम अराउंड कहेंगे, केम अप कहेंगे, या केम डाउन कहेंगे। तो सारे फ्रेजल वर्ब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा केम अक्रॉस। केम अक्रॉस का बेसिकली मतलब होता है टू फाइंड समथिंग, टू फाइंड समथिंग, कोई चीज मिल जाना, ठीक है। तो कोई चीज मिल रही है किसी को, वहां वो यूज कर सकता है टू फाइंड समथिंग। केम अराउंड का मतलब क्या होता है, टू एक्सेप्ट एनीथिंग, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकारना, केम अराउंड, ठीक है, स्वीकारना। फिर केम अप क्या होता है, केम अप का मतलब हो सकता है या फिर केम अप का मतलब हो सकता है कि किसी चीज को आप लेकर के आ रहे हो, ठीक है। और बाकी क्या बचा, केम डाउन बचा। एक मिनट, केम डाउन पहले बता देते तो केम डाउन क्या होता है, वो क्या होता है वहां पे, केम डाउन मतलब गिर जाना, फॉल होना, ठीक है, फॉल होना हो सकता है यहाँ पे। तो ये याद रखना है, फॉल ऑन द लैंड हो सकता है, गिर जाना, है ना, फॉल होना। और केम अप का मतलब सिंपली है कि आप किसी चीज को होने दे रहे हो, ठीक है, कोई चीज होना, टू हैपन समथिंग। तो ये सिमिलर है सारे के सारे, इनको बेसिक याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है, आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट इडियम का क्या होना चाहिए। आफ्टर द प्रोजेक्ट फेल्ड द टीम मेंबर्स वर वॉकिंग ऑन एग शेल्स अराउंड देयर टीम लीडर। वॉकिंग ऑन एग सेल्स, इसका आपको इडियम का मीनिंग बताना है। बीइंग वेरी अपसेट विद हिम, वॉकिंग स्लोली अराउंड हिम, फीलिंग अकाउंटेबल अबाउट द फेलियर, और बीइंग वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद हिम। सो वॉकिंग ऑन एग शेल्स क्या होता है? तो एग शेल्स मतलब जो एग का ऊपरी पार्ट होता है उस पर चलना। अब एग शेल्स पे कोई चलेगा, अगर आप सपोज करो अगर कोई ऐसी कोई चीज है, यानी कि वहां पे वो बहुत केयरफुल है ना। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट। बीइंग वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद इट, किसी के लिए, किसी को सामने से बहुत केयरफुल रहना, किसी चीज किसी इंसान से बहुत बच के रहना, वहां हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो वॉकिंग ऑन एग शेल्स मतलब बीइंग वेरी केयरफुल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 40th क्वेश्चन कहता है यू जस्ट कांट सिट ऑन द फेंस। अब यहाँ पे आ गया सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मीनिंग, इडियम का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट है सपोर्टिंग वन साइड, बीइंग न्यूट्रल, टू बी इम्प्रैक्टिकल, या फिर टेकिंग साइड्स, किसी की साइड लेना, किसी को सपोर्ट करना, न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल मतलब कि एकदम क्या कहते हैं इसको हिंदी में, बिल्कुल आप बिल्कुल भी किसी का पक्ष नहीं ले रहे वहां पे। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है जहां पे, जैसे मान लो सिट ऑन द फेंस क्या होता है, जो वो आपने देखा होगा ना, वो खेतों में लगती है, वो घर के चारों ओर, या किसी आप खाली जगह पे जाओगे वहां पे वो फेंस लगा देते हैं, कांटों वाला वो लगा देते हैं चारों ओर, उसको फेंस कहते हैं। तो टू सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि आप दो पक्षों के बीच में कंफ्यूज रहे कि किसकी साइड ले, ए की साइड ले या बी की साइड ले। तो आप ना ही ए की साइड ले रहे हो, ना ही आप बी की साइड ले रहे हो, आप केवल बीच में, आप टू सिट ऑन द फेंस हो, मतलब आप किसी की साइड नहीं ले रहे हो, यानी कि यू आर बीइंग न्यूट्रल देयर। आप बहुत न्यूट्रल है, किसी का पक्ष नहीं ले रहे, है ना। आप कंफ्यूज रहे कि किसका पक्ष ले। तो किसी का पक्ष ना लेना बिल्कुल भी, या न्यूट्रल रहना होता है टू सिट ऑन द फेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। His conduct dash a severe punishment, calls for, calls after, calls out या call in। सही फ्रेजल वर्ब बताना है, क्या आएगा? His conduct dash a severe punishment। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉल्स फॉर अ सीवियर पनिशमेंट। अब सभी के मीनिंग को जानना जरूरी है, तो आइए डिस्कस करते हैं क्या होना चाहिए। कॉल्स फॉर का मतलब होता है टू ऑर्डर समवन, किसी को या तो ऑर्डर दे रहा है कोई, किसी को आस्क, किसी के बारे में पूछना या किसी को बुलाना, इस तरह से आप याद रख सकते हो। किसी को रिक्वेस्ट करना भी हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। अगला है कॉल्स आउट। कॉल्स आउट का मतलब भी होता है किसी को बुलाना। ठीक है, किसी को बुलाना कॉल्स आउट भी हो सकता है, समन करना किसी को। कॉल इन का मतलब होता है टू कम्युनिकेट विथ समवन, किसी के साथ वार्तालाप करना। टू कम्युनिकेट विथ समवन, विद अ पर्सन और समवन बाय टेलीफोन। आप किसी को टेलीफोन पे बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो हो सकता है। कॉल्स इन का मतलब बेसिकली असेंबल करना भी होता है किसी को, जैसे प्रिंसिपल ने सबको बुलाया तो असेंबल करने के लिए हम कॉल्स इन का यूज करते हैं कि प्रिंसिपल कॉल्स इन। या फिर कॉल्स आफ्टर यहाँ पे दिया है, इसका मतलब होता है कि कॉल्स आफ्टर का मतलब होता है कि किसी को बुलाना आफ्टर समवन। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, किसी की दादी थी तो किसी की दादी के नाम पे उसकी पोती को बुलाया जा रहा है, तो कॉल्स आफ्टर मतलब कि कॉल समवन आफ्टर समवन। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा, काफी सिमिलर हैं ये सारे कॉल से। तो कॉल्स फॉर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसने ऑर्डर दिया, उसका जो हिज कंडक्ट, जो उसने कंडक्ट किया उसकी वजह से उसको सीवियर पनिशमेंट मिला, तो यहाँ पे कॉल्स फॉर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं अगले पे। नेक्स्ट है ही हैज डैश अ ईयर्स वर्क एंड नाउ नीड्स अ हॉलीडे। अब ही हैज पुट इन, पुट ऑफ, पुट अप या पुट ऑन, क्या होना चाहिए फटाफट से देखेंगे 42 के लिए।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ही हैज पुट इन, उसने पुट इन किया। पुट इन आएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस कि भाई उसको पूरे साल का काम पुट इन करना होगा। एंड नाउ ही नीड्स अ हॉलीडे, उसने अपना काम क्या किया, पुट इन किया, यानी कि टू मेक एफर्ट फॉर अ पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए टू मेक एफर्ट्स। ठीक है, कोई आप एफर्ट लगा रहे हो बहुत ज्यादा, आपका कोई ऑब्जेक्टिव है उसको करने का, या टू स्पेंड टाइम ऑन समथिंग, टू स्पेंड योर टाइम इन समथिंग, डूइंग समथिंग, या फिर टू क्लेम समथिंग। ठीक है, तो वहां पुट इन होता है। पुट ऑफ का मतलब होता है प्रिवेंट करना किसी को। प्रिवेंट मतलब किसी इंसान को हटाना, किसी चीज को हटाना, प्रिवेंट समथिंग, डिस्करेज करना किसी को। ठीक है, हतोत्साहित कर देना, एकदम डिले करना किसी काम को, इस सभी चीज के लिए हम पुट ऑफ यूज करते हैं। और फिर आता है पुटअप। पुटअप का मतलब होता है एक्सेप्ट करना किसी चीज को, टू पुट अप विद पुटअप विद आइडिया, किसी आइडिया के साथ आप पुटअप हो रहे हैं, यानी टू शो एनीथिंग ना, कोई आइडिया आपके दिमाग में आया तो आप उसको लेकर के आए हो, टू एक्सेप्ट एनीथिंग, और टू ऑफर समथिंग, पुटअप हो जाता है ऑफर करना। पुट ऑन क्या होता है, जैसे क्लोथ्स पहनते हैं तो टू ड्रेसअप हो जाता है। ठीक है, ड्रेसअप करना खुद को, आप ऐड कर रहे हो कोई चीज, पुट ऑन हो जाएगा। ठीक है, पुट ऑन करना मतलब ऐड कर देना, कोई एडिशन हो जाना। तो ये सब वर्ड्स हैं जो आपको पुट से याद रखना है, पुट इन, पुट ऑफ, पुट अप और पुट ऑन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टू आइडेंटिफाई करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड अकाउंट। अब अकाउंट का फोनेटिक बताना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अकाउंट में। यहां अ दिया है अकाउंट, ठीक है, क है, के का साउंड है, और यहां पे अगर मैं देखूं तो ए दिया है। यहाँ पे ए जो है वो आ के लिए होता है, तो कहीं में भी आ का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है अकाउंट में। ठीक, उसके बाद ये भी नहीं होगा। करेक्ट जो है वो इसका क्या बनेगा 43 क्वेश्चन के लिए, करेक्ट बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अकाउंट। ठीक है, ये है, ये अ के लिए होता है, के हो गया क के लिए, के के साथ ए दिया हुआ है तो आ हो गया अका। ये ऊ छोटे ऊ की मात्रा के लिए होता है, न और फिर ट, टी के लिए। तो अगर हम इनको जोड़ें, हिंदी से इंग्लिश जोड़ें, तो अकाउंट करेक्ट बना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 44 है, दे बिगिन एज प्लोसिव्स एंड एंड एज फ्रिकेटिव्स। प्लोसिव से स्टार्ट होते हैं और फ्रिकेटिव की तरह एंड होते हैं। प्लोसिव्स कहते हैं, नेजल्स कहते हैं, या फ्रिकेट्स कहते हैं, या ग्लाइड्स कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, तो इसको हम एफ्रिकेट कहते हैं। दो होते हैं एफ्रिकेट, टी और इस तरह से, और एक होता है डी जेड। ठीक है, च और ज, दो एफ्रिकेट है। नेजल्स 3 होते हैं, एम, एन और इस तरह से। प्लोसिव्स है 6, पी, बी, टी, डी, के, जी, 6 प्लोसिव्स इन इंग्लिश। एंड अगर मैं ग्लाइड्स की संख्या बताऊं तो 8 होते हैं, जिसको डिप्थोंग भी कहते हैं, जिसको हम डबल वॉवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, 8 होती है इनकी संख्या, सारा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 2 लेटर्स ब्लेंड टुगेदर टू मेक 1 वॉवल। 2 लेटर है, 2 लेटर इंग्लिश में है, जैसे ए प्लस ऊ, ठीक है, या आई प्लस ई, या ई प्लस ए, ये वाला। तो अगर इनसे एक साउंड बन रहा है, औ बन रहा है, इससे आई बन रहा है, इससे ई बन रहा है, ए, एक साउंड बना रहे हैं, डिप्थोंग होगा। ठीक है, इसको कहते हैं ग्लाइड। मोनोथोंग की संख्या 12 है इंग्लिश में। प्योर वॉवल कहते हैं मोनोथोंग को, सिंगल वॉवल मोनोथोंग को कहते हैं। तो डी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका करेक्ट 45 के लिए क्वेश्चन, सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट में आपको इस वर्ड, इसका ट्रांसक्रिप्शन, इस ट्रांसक्रिप्शन का सही वर्ड बताना है कि ये वर्ड कौन सा है। चेंज है, ट्रेंड्स है, चैंस है, या सेइंग्स है। तो सबसे पहले आप इसको चेंज, इसको हिंदी में कर दो, ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। टीएफ को च बोलते हैं, तो पहली बात शुरुआत च से हो रही है। फिर ए ई आई है तो ए ई हो गया। फिर एन है न, और डी जेड है तो ज हो गया।
तो अगर मैं इसको हिंदी को बनाऊं तो क्या बना, चेंज बना। तो यानी कि ये क्या है, चेंज है। चेंज का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हमें दिया गया था। ठीक, तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट बताना है इसका आपको करेक्ट क्या होना चाहिए, कौन सा वर्ड है। तो इसको भी वैसे ही करो जैसे अभी किया, ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये जो है ये अ के लिए होता है, कम समय के लिए हम बोलते हैं, जैसे पुट, कप, तो इस तरह से हम लिखते हैं। न हो गया न, इसका एन के लिए। जे होता है य के लिए, जे य के लिए होता है। बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा के लिए हो गया। ठीक है, फिर जेड है तो श ज जहां पे आता है साउंड, छोटा ऊ हो गया। और ये और एल, तो ये अल हो गया। ठीक है, ये जो होता है ये अ के लिए होता है, जैसे अ से अनार हो गया वैसे ये होता है। तो अगर मैं सबको बनाऊं तो क्या बना, अनयूजुअल। अनयूजुअल क्या बन रहा है, अगर मैं इसको सबको जोड़ू, अनयूजुअल बन रहा है, अनयूजुअल। सो हिंदी करोगे तो ज्यादा इजी है, आपको सिंबल्स पता होने चाहिए किसको क्या बोलते हैं। तो सी इसका हो जाएगा राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डैश इज डिफाइंड एज अ फिक्शनल नैरेटिव। ये एक फिक्शनल नैरेटिव है जो कि हम एक बार में पढ़ सकते हैं, हाफ एन आवर में पढ़ सकते हैं, कैरेक्टर्स कम होते हैं, यूनिक सिंगल इफेक्ट है। तो ये शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। शॉर्ट स्टोरी क्या है, जिसको हम जो कि आपका फिक्शनल है, फिक्शनल मतलब कल्पनात्मक है, एक बार में पढ़ सकते हैं, कैरेक्टर्स कम होते हैं, वर्ड्स लिमिट कम होते हैं। ड्रामा एलिजी में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ड्रामा इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ड्रैन। एलिजी भी ग्रीक वर्ड से आया है, एलेगोस। सोनेट आपका इटालियन वर्ड से आया है, सोनेटो से। तो सबका इटोमोलॉजी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट पेस्टोल एलिजी का कौन सा फीचर नहीं है। सो गाइज ये क्वेश्चन इतना मतलब इतना डिटेल तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बेसिक ही आपसे लिटरेरी टर्म पूछे जाएंगे। तो बता देती हूँ इसका मैं आंसर, केवल आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना ऑप्शन को। यहाँ पे ये वाला नहीं होगा कि वो हायर लाइफ में गया। पेस्टोल एलिजी बेसिकली रूरल एरिया को बताता है, 2-4 वर्ड है, रूरल एरिया। शेपर्ड यहाँ पे होते हैं, शेपर्ड के बारे में बताता है, यानी जिसकी मृत्यु हुई वो भी शेपर्ड होता है, जो उसकी मृत्यु पे दुख जाहिर कर रहा है एलिजी में वो भी शेपर्ड होता है। रूरल एरिया को बताया गया। और यहाँ पे ये नहीं होता कि वो हायर लाइफ में चला गया और उसको रियलाइजेशन हो रहा है आफ्टर डेथ, ये नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा इसमें से लिरिक पोइट्री के बारे में गलत है। लिरिक पोइट्री यानी जो गाने वाली कविताएं होती है, लिरिकल, लिरिकल जो पोइट्रीज है, जैसे सोनेट भी क्या है, लिरिक पोएम है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा। पहला है कि इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स पर्सनल फीलिंग। क्या यहाँ पे लिरिक पोइट्री में पर्सनल फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है पोइट। स्पॉन्टेनियस है, सिंसियर, एफर्टलेस होता है, बोम्बेस्टिक है, या फिर म्यूज और मेलेडी होती है। तो मेलेडी बिल्कुल होती है। यहाँ पे सी हो जाएगा, इट इज बोम्बेस्टिक इन लैंग्वेज। बोम्बेस्टिक का मतलब है कि विच इज नॉट वेरी मीनिंगफुल, ऐसी कोई चीज जो मीनिंगफुल बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत डिफरेंट है, वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सी इसका रॉन्ग है। नेक्स्ट में पूछा गया है आपसे पोएम, तो मैं केवल राइट आंसर डिस्कस करूंगी। ठीक है, आप इतना कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके, अगर आपको लगता है तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़िए। ठीक है, कई बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, कई बार हमें क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में रिपेनिंग रेस्टलेसनेस दिया है, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एसेनेंस है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है। तो आर आर रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड्स आप देखोगे वर्ड्स में रिपीट हो रहे हैं। तो रिपेनिंग में और रेस्टलेस में दोनों में आपका एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन को हम हेड राइम भी बोलते हैं। एलिट्रेशन इनिशियल राइम, हेड राइम, टंग ट्विस्टर्स में यूज किया जाता है। एसेनेंस जहां होगा वहां पे वॉवल्स रिपीट होते हैं, वॉवल साउंड की रिपीटेशन आपको वर्ड्स में दिखेगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ए ई आई ओ यू और साउंड ही दिख रहा है, कई बार वर्ड्स के अंदर बोलने पे हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसका डी हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में फर्स्ट स्टेंजा में गॉड क्या है, तो आप इसके लिए पैसेज को प्लीज पढ़िएगा। आप पैसेज पोएम पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है बस। तो पहले स्टेंजा में गॉड जो है वो बहुत ज्यादा जेनरस उसको दिखाया गया है। जो गॉड है, भगवान जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए जेनरस है,
हमारा अच्छा चाहते, भला चाहते हैं, ठीक है। तो डी हो गया इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। राइम स्कीम पोएम की क्या है? तो राइम स्कीम के लिए आपको करना क्या है, लास्ट वाले वर्ड्स को देखना है। जैसे मेन, बाय, कैन, लाई। मेन है ए कर दो, बाय है बी कर दो, मेन कैन सेम है तो ए आ गया, बाय लाई सेम है साउंड तो बी आ गया। तो ए बी इसका हो गया, ठीक है। इस तरह से आपसे अगर पूछा जाए तो आप कर सकते हो। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी इसकी राइम स्कीम है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है बिस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रीचर। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें दिया हुआ है पूरे सेंटेंस में? तो यहाँ पे बिस्टो दिस ज्वेल ऑन माई क्रीचर, ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी। अब यहाँ पे ये जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, इसको मेटाफर यूज किया गया है। मेटाफर में उसने जो बिस्टो दिस ज्वेल है, ज्वेल जो है उसको हैप्पीनेस से बोला है कि ये जो ज्वेलरी है जो हैप्पीनेस है वो आप मेरी क्रीचर पे करो, बिस्टो करो। बिस्टो करना मतलब उसको देना, उसको प्रदान करना, ठीक है। क्रीचर कौन है? मनुष्य है यहाँ पे। तो गॉड कहते हैं कि भाई जो ज्वेलरी है, हैप्पीनेस है, खुशी है, वो आप मेरे क्रीचर पे दो। यानी ज्वेल को क्या किया गया है, उसको हैप्पीनेस कहा गया है। तो ये मेटाफर करेक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया। इम्प्लाइड कंपैरिजन हो रहा है, इम्प्लिसिट कंपैरिजन या फिर इम्प्लाइड कंपैरिजन जो होता है वो मेटाफर में होता है। और जो सिमिली है आपको पता है, लाइक एज का यूज करके जब हम एक एक्सप्लिसिट कंपैरिजन कर रहे हैं वो आपका सिमिली होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ओके तो गाइज ये पैसेज मैं नहीं कराऊंगी बिकॉज लास्ट वाली वीडियो में मैंने पैसेज कराया हुआ था, वही पैसेज है ये। तो मैं यहाँ पे पैसेज को आज नहीं करा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी जो मॉक टेस्ट मैंने फर्स्ट लिया था उसमें पैसेज मैंने ऐड किया है ऑलरेडी, तो ये रिपीट हुआ है, तो इसको मैं नहीं कराऊंगी। सीधा चलते हैं हमारे पेडागोजिकल पार्ट पे, ठीक है, जो आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। सबसे पहले बताना है नॉट ट्रू अबाउट ऑडियो लिंगुअल। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। सो इसका क्या होगा भाई, ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में जो गलत है, आर्मी मेथड इसको कहते हैं। गलत बात क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी हो गया इसका रॉन्ग। स्टूडेंट्स आर लेफ्ट फ्री, बच्चे यहाँ फ्री होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, तो ये सही नहीं है, ठीक है। रोल स्टूडेंट का ये बिल्कुल भी नहीं होता। बेसिकली टीचर डायरेक्ट करता है, टीचर बच्चों को कंट्रोल करता है उनके बिहेवियर को, बिकॉज दिस मेथड इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म। तो बच्चे यहाँ इमिटेशन करते हैं, मॉडल गुड मॉडल को प्रेजेंट करता है टीचर, बच्चे इमिटेशन कर रहे हैं, बच्चे यहाँ टारगेट भाषा में लर्न कर रहे हैं रूल को ऑटोमेटिकली, हैबिट फॉर्मेशन हो रही है, ड्रिलिंग बहुत ज्यादा यहाँ हो रही है, रिपीटिशन बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, ओरली बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो यहाँ इंटरेक्शन का काम नहीं होता है, इसीलिए डी इसका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्ट मेथड। इनकरेक्ट बताना है डायरेक्ट के बारे में। पहला है कि नेटिव लैंग्वेज यूज नहीं होती, ठीक है। स्टूडेंट्स नीड टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर। बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। टीचर यहाँ क्वेश्चन आंसर टेक्निक को यूज करता है, बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं डायरेक्ट मेथड में, ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रोनाउंसिएशन इज वर्कड आउट एट द एंड ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल ठीक है, बच्चे की प्रोनाउंसिएशन एक मिनट, प्रोनाउंसिएशन इज वर्कड आउट या फिर स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू स्पीक। तो डी वाला सही है कि बच्चों को स्पीकिंग करने के मौके दिए जाते हैं, सी वाला नहीं होगा। प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं होता है, ज्यादातर यूज स्पीच हम करवाते तो हैं, हम स्पीकिंग पे फोकस करते हैं, लेकिन केवल और केवल प्रोनाउंसिएशन कराना एंड में वो नहीं होता। मतलब बच्चों को ऐसा नहीं कि इंस्ट्रक्शन के एंड में प्रोनाउंसिएशन करवा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये छोड़ के बाकी सारी चीजें जो है डायरेक्ट मेथड के बारे में करेक्ट है। आउट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश इज, अब आपको बताना है वन ऑफ द प्रॉब्लम क्या है इंग्लिश टीचिंग को पढ़ाने में, क्या समस्या होती है। पहला सप्लीमेंट्री रीडर, तो ये ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि बच्चों को सप्लीमेंट्री दी जा रही है पढ़ने के लिए। इंग्लिश रीडर दी जा रही है, बिल्कुल ठीक है, यानी बुक दी जा रही है। वर्क बुक दी जा रही है, ये भी ठीक है। तो यहाँ डी है लैक ऑफ एफर्ट। कई बार बच्चों के अंदर वो एफर्ट करने की क्षमता नहीं होती है, कई बार बच्चे खुद से ही कॉन्शियस एफर्ट नहीं कर पाते, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है इंग्लिश में, ठीक है।
आगे है कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो किस पर फोकस सबसे ज्यादा करता है, मेनली एम्फसाइज ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रैक्टिस या फिर फॉर्म। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में याद रखिए, डेल हार्मिस ने इसको दिया, और सबसे ज्यादा जो फोकस यहाँ होता है वो फंक्शन पे किया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस पे भी नहीं करते, फॉर्म पे भी नहीं करते। किस किस पे फोकस होता है वो आपको याद रखना है। मीनिंग पूछ लेगा, फंक्शन पूछ लेगा, यूज, कॉन्टेक्स्ट, इंटरेक्शन, ये सब अगर आता है तो आपका आंसर होगा कम्युनिकेटिव या फिर फंक्शन। फॉर्म की जगह फंक्शन पे फोकस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द सीएलटी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है सीएलटी की विशेषता? तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा नहीं, इज इट डजंट अलाउ फंक्शनल, गलत है, अभी हमने पढ़ा कि फंक्शनल पे फोकस होता है। तो यहाँ पे राइट क्या है? ऑप्शन सी है। ये भी नहीं होगा कि बच्चे कमांड को ओबे कर रहे हैं, तो ये फंक्शनल होता है, कम्युनिकेटिव होता है, सी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द यूज ऑफ होम लैंग्वेज। होम लैंग्वेज किस में हेल्प करेगा? ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी सीखने में, इंग्लिश बोलने में, या बोथ। तो देखो, होम लैंग्वेज इंग्लिश बोलने में हेल्प नहीं करता, बाकी चीजें हम सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो उसमें आपका हिंदी का काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन करने के लिए हम मदर टंग को यूज कर सकते हैं, और किसी भी शब्द को सीखने के लिए भी मदर टंग यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताना है कि क्लासरूम सिचुएशन में कम्युनिकेटिव टीचिंग को क्या बेस्ट डिस्क्राइब करेगा। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डिस्क्राइब्स कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। सो फटाफट से देखेंगे क्या होना चाहिए। फर्स्ट है लर्नर्स आर वर्किंग इन पेयर, ठीक है भाई, बच्चे पेयर में वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, ग्रुप में सीख रहे हैं। टीचर जो है सिचुएशन को स्ट्रक्चर कर रहा है ताकि बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो भी लैंग्वेज है उनके डिस्पोजल में, यानी जो भी लैंग्वेज अवेलेबल है, जो भी लैंग्वेज उनको आती है, उसमें वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये भी ठीक है कि कॉन्टेक्स्ट में बच्चे सिचुएशन में लैंग्वेज को फंक्शनली उपयोग कर रहे हैं। सो ऑल 1 2 3 विल बी राइट, ठीक है, सी हो गया इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस आइटम के अंदर क्या होता है? तो मल्टीपल चॉइस टेस्ट किसके अंदर आता है? हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट में आता है। इसके पार्ट्स मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, स्टेम और सेट ऑफ ऑप्शन हो जाएगा। जो क्वेश्चन होता है, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको हम स्टेम कहेंगे, ठीक है, और ये ऑप्शंस हो गए, ठीक है, और उसके बाद जो राइट आंसर होता है उसको हम की कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग किस में इन्वॉल्व है? तो ग्रुपिंग करना, सीक्वेंसिंग करना ग्रेडेशन के अंदर आता है। ग्रेडेशन का मतलब होता है मैटर को सिंप्लीफाई करना, जिसके अंदर ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग दो पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एलिमिनेट है। आई थिंक ये आपका रेमिडियल से क्वेश्चन था, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। रेमिडियल टीचिंग से क्वेश्चन है कि भाई रेमिडियल टीचिंग का एम क्या होता है, ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो अगर रेमिडियल टीचिंग का उद्देश्य पूछा जाए तो क्या होता है भाई? सबसे बड़ा उद्देश्य होता है टू रेक्टिफाई स्टूडेंट्स स्पेसिफिक एरिया, जो उसकी गैप है, जो उसकी प्रॉब्लम है, जो स्पेसिफिक एरिया में उसको दिक्कत है, उसको पता लगाना। रेक्टिफाई का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है। तो रेमेडी का सबसे बड़ा एम क्या होगा? यही होगा। डायग्नोस करना नहीं होता है, रेक्टिफाई करना, पता लगाना रेमेडियल टीचिंग का काम है, और उसको दूर करना इसका काम है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग अ टेस्ट, अ टीचर रिपीटेडली एडमिनिस्टर्स इट ऑन द चिल्ड्रन ऑफ द सेम ग्रुप or in order to find the consistency of test scores, so he is looking for validity, reliability, utility या objectivity। तो ये टेस्ट की क्वालिटी से क्वेश्चन है। एक टेस्ट बनाया टीचर ने, अब वो टेस्ट बनाने के बाद वो चेक कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है स्कोर की कंसिस्टेंसी, यानी अंक की कितनी कंसिस्टेंसी आ रही है। तो रिलायबिलिटी इसका करेक्ट होगा। विश्वसनीयता चेक कर रहा है टेस्ट की, कि भाई वो जो टेस्ट है जिसको अगर मैंने बनाया, सेम ग्रुप पे अगर मैं उस टेस्ट को कंडक्ट करूं, लागू करूं, तो क्या वहां अंकों में वेरिएशन तो नहीं आ रहा। तो जहां अंकों की समानता की बात की जाए वहां रिलायबिलिटी होता है।
और वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता, यानी जिस उद्देश्य के लिए आपने टेस्ट को बनाया है, अगर वो टेस्ट उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है तो उसको हम वैलिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। कंसिस्टेंसी जहां भी पूछेगा वहां रिलायबिलिटी के साथ हम जाएंगे। ओके सो गाइज, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं सभी कंप्लीट। आई होप आज के सेशन में सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, रिवीजन हो गया होगा, नई नई चीजें समझ में आ गई होंगी अगर कोई नया क्वेश्चन आपने आज देखा हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, एंड लाइव सेशन में आप जुड़िएगा 8 बजे। वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथड्स। इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और ग्रुप से जुड़ना ना भूले, टेलीग्राम ग्रुप से। इनकेस एनी डाउट आपको हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।